मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के अंतर्गत आने वाले पुस्तक लघु जातकम से संबंधित कुछ लघु प्रश्नोत्तरीय पर चर्चा करेंगे, जो आपके पाठ्यक्रम से भी संबंधित है और आपके परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज हमने आप लोगों के लिए लघु प्रश्नोत्तरीय लघु जातकम पुस्तक से कुछ तैयार किया है, जो महत्वपूर्ण भी है और उपयोगी भी है। तो इसके पहले मैंने आपको भी कुछ महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तरीय पर जानकारी दी थी। आज मैं फिर कुछ और महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तरीय पुस्तक की जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग इस लघु प्रश्नोत्तरीय पर बात करते हैं। ये पुरुष राशि क्या हो, कौन कौन से हैं। पुरुष राशि जो है वो कौन कौन से हैं। विषम राशि, पुरुष राशि यथा इसको हम लोग कह सकते हैं, जो पुरुष राशि है मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये आपको पुरुष राशि है। और सम राशि जो है वो स्त्री राशि होती है। मतलब विषम राशि जो होती है वो आपको, इसको विषम राशि का मतलब ये हुआ कि हम लोग जब 1 से लेकर 12 तक लिखते हैं तो उसमें जो क्रम होता है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इसका जो क्रमांक होता है उसके आधार पे हम लोग सम विषम की बात कर रहे हैं। तो विषम मतलब हो जाता है 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि, ऐसे करके जो हम लोग करते हैं वो विषम हो गया। सम 2, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये हो जाता है आपका सम। तो उसी के आधार पे हम बता रहे हैं। पुरुष राशि जो हो गया, विषम राशि पुरुष राशि होता है, जैसे कि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, ये आपको पुरुष राशि हो गए। पहला हो गया। अब दूसरा लघु प्रश्नोत्तरीय, स्त्री राशि कौन कौन से होते हैं। तो सम राशि स्त्री राशि होती हैं, जो वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि, ये आपको स्त्री राशि हो गए। और ये सम राशि है। पुरुष राशि जितने भी विषम राशि हैं वो आपको पुरुष राशि हो गए, और जितने भी सम राशि हैं वो आपको स्त्री राशि हो गए। मैंने आपको समझा दिया सम विषम का क्या अंतर था। तो मैं आपको फिर से बता दूं, पुरुष राशि जो है मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, ये आपको पुरुष राशि है। और जो स्त्री राशि है वो आपको है वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये आपके स्त्री राशि है। अब हम लोग बात करते हैं अगले लघु प्रश्नोत्तरीय पर। पुरुष और स्त्री नपुंसक ग्रह कौन कौन से होते हैं। पुरुष ग्रह कौन कौन से हैं और स्त्री नपुंसक ग्रह कौन कौन से हैं। स्त्री ग्रह कौन से हैं और नपुंसक ग्रह कौन कौन से हैं। मैं 3 बिंदुओं पे चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले पुरुष ग्रह। तो ये पुरुष ग्रह कौन कौन से हैं। पुरुष ग्रह जो है सूर्य, मंगल और बृहस्पति है। पुरुष ग्रह जो हो गए सूर्य, मंगल और बृहस्पति, ये आपको पुरुष ग्रह हो गए। स्त्री ग्रह जो हो गया चंद्रमा, शुक्र। स्त्री ग्रह हो गए चंद्रमा और शुक्र। और जो नपुंसक ग्रह होता है वो बुध और शनि। इस तरह हम लोग कह सकते हैं, जो ये 7 ग्रह हैं, 7 ग्रहों का हमने नाम लिया, इसमें 2 जो राहु और केतु होता है उसको छोड़ के जो 7 ग्रह है, उन 7 ग्रहों का मैंने विखंड अलग अलग, कौन पुरुष ग्रह के अंतर्गत आते हैं, कौन स्त्री ग्रह के अंतर्गत आते हैं और कौन नपुंसक ग्रह के अंतर्गत आते हैं, तो हमने आपको भी जानकारी दी। तो जो पुरुष ग्रह के अंतर्गत आते हैं सूर्य, मंगल और बृहस्पति, स्त्री ग्रह के अंतर्गत चंद्रमा, शुक्र और नपुंसक ग्रह के अंतर्गत बुध और शनि। तो ये आपको पुरुष, स्त्री और नपुंसक ग्रह के बारे में हमने आपको कुछ जानकारी दी।
अब हम आगे के लघु प्रश्नोत्तरीय पर चर्चा करने वाले हैं कि दिन रात्रि बलि राशि कौन कौन से होते हैं। मतलब दिन रात्रि बलि कौन कौन से राशि होते हैं, और मतलब दिन का राशि का कौन बलि होता है और रात के बलि का राशि कौन कौन से होते हैं, तो उस पर बात करते हैं। मतलब जो दिन में कौन ताकतवर होता है वो राशि का नाम, और रात में जो ताकतवर होता है, बलि मतलब ताकतवान होता है, उस राशि का नाम कौन कौन से क्या क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दीपावली राशि, वही दीपावली और रात्रि बलि, यही दो अंतर है। दीपावली राशि जैसे हो जाता है कन्या, तुला, सिंह, वृश्चिक, कुंभ और मीन। दीपावली मतलब दिन में जो राशि बलवान होता है वो आपका कन्या, तुला, सिंह, वृश्चिक, कुंभ और मीन, ये आपको दीपावली राशि होते हैं। अब हम बात करते हैं इसी में रात्रि बलि, कि रात्रि बलि राशि कौन कौन से होते हैं। तो रात्रि बलि मतलब रात में जो बलवान होता है राशि, उसका नाम जो है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु और मकर, ये आपको रात्रि बलि राशि है। तो रात्रि बलि राशि हो गए मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु और मकर, ये आपको रात्रि बलि राशि हो गए। तो अभी हमने आपको बोला दिन रात्रि बलि राशि के बारे में। दिन रात्रि मतलब दिन बलि और रात्रि बलि दोनों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब आपको हम लोग आपका जो नेक्स्ट अगला जो बिंदु होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब जो हम लोग आगे बात करने वाले हैं लघु प्रश्नोत्तरीय पर, वो है तन्वादि द्वादश भाव क्या है। तन्वादि द्वादश भाव जो है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। लग्नादि द्वादश भावों की संज्ञा कर्मशः, लग्नादि द्वादश भावों की संज्ञा कर्मशः तनु, धन, सहज, सुहृत, सूत, रीप, जया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यय, ये तन्वादि द्वादश भाव हैं। मतलब ये जो 12 भाव हैं इसके बारे में बतलाया गया है, कौन कौन से 12 भाव होते हैं तन्वादि द्वादश भाव के अंतर्गत। तो ये हुआ, मैं आपको फिर से बता दूं, तनु, धन, सहज, सुहृत, सूत, रीप, जया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यय, ये आपको तन्वादि द्वादश भाव हैं। अब हम लोग आगे लघु प्रश्नोत्तरी पर बढ़ते हैं। और ये जो मैंने लघु प्रश्नोत्तरी आप लोगों के तैयार किए पूरे पाठ्यक्रम से, आपके इस पूरे पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ये कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदुआं थे जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी थे, और पुस्तक में से महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने चयनित कर करके आपके लिए लघु प्रश्नोत्तरी तैयार की है। उसी में से ये एक जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी में से कुछ बिंदु है जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो लघु प्रश्नोत्तरी उत्तर को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। आधान विचार क्या है? तो आधान विचार क्या है उस पे हम लोग बात करने वाले। आधान मतलब गर्भाधान। आधान मतलब गर्भाधान कालीन लग्न से सप्तम स्थान में जो राशि हो, आधान मतलब गर्भाधान कालीन लग्न से सप्तम स्थान में जो राशि हो, वह जिस प्रकार से मैथुन करता हो उसी प्रकार गर्भाधान समय से मतलब समय में पुरुष करता है। लग्न से सप्तम यदि अशुभ ग्रह में हो तो युक्ता यह दृष्ट हो तो बहुत प्रयास से कार्य शुभ हो तो प्रेम पूर्वक इत्यादि किया जाता है। ये आपको जो है आधान विचार था, इस पे हमने आपको कुछ संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब हम लोग आगे बात करते हैं सिंह राशि पंचम नवांश के बारे में, कि सिंह राशि के पंचम नवांश से संबंधित कुछ बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। सिंह राशि का पंचम नवांश सिंह राशि ही होगा। ये आपको वस्तुनिष्ठ भी हो जाएगा, और अगर लघु प्रश्नोत्तरीय पूछा जाएगा तो उससे भी संबंधित हो जाएगा। तो ये दोनों में काम आएगा कि सिंह राशि पंचम नवांश क्या है। तो हम लोग कह सकते हैं सिंह राशि का पंचम नवांश सिंह राशि ही होगा। अब हम लोग बात करते हैं
ब्रह्मवादिनी योग के बारे में कि ब्रह्मवादिनी योग क्या है। जन्म समय से मतलब जन्म समय में बलवान गुरु अगर जन्म समय में बलवान गुरु हो, शुक्र हो और मंगल और बुध हो तो जन्म समय में बलवान गुरु शुक्र मंगल और बुध लग्न में हो तो जन्म समय में बलवान गुरु शुक्र मंगल और बुध लग्न में हो तो सम राशि 2 4 6 8 10 का लग्न हो तो वह 2 4 6 8 10 का मतलब हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि जैसे हम लोग 12 राशि का जो हम लोग 1 से लेकर 12 तक लिखते हैं तो उसमें सम जैसे वृष आपका सम हो जाएगा। इसी क्रमबद्ध अनुसार से जब देखेंगे 2 नंबर पे कौन है, 4 नंबर पे कौन है, 6 नंबर पे कौन है, तो उस आधार पे जब हम लोग बताएंगे तो वही इसका सम का मतलब, संख्या का मतलब यही है। सम राशि 2 4 6 8 10 का लग्न हो तो वह स्त्री ब्रह्मवादिनी मोक्ष शास्त्र में कुशल और ख्याति प्राप्त बलि होता है, मतलब होती है। ये आपको ब्रह्मवादिनी योग था। तो ब्रह्मवादिनी योग के लिए ये चीज़ होना जरूरी है। जब हम लोग जन्म लग्न कुंडली बनाते हैं तो लग्न कुंडली पे अगर जन्म के समय जो बतलाया जा रहा है कि जन्म के समय अगर जो ताकतवर होता है बलवान गुरु शुक्र मंगल और बुध लग्न में हो तो, लग्न जो होता है लग्न में हो तो, और तथा सम राशि उसमें से सम राशि 2 4 6 8 10 का लग्न में हो तो, मतलब इसमें से कोई भी उस लग्न की संख्या हो और ये जो आपको हमने बताया गुरु शुक्र मंगल और बुध उस लग्न में हो तो वो क्या होगा, ब्रह्मवादिनी योग होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे कान योग। कान योग क्या है? द्वादश भाव में सूर्य या चंद्र में हो तो, द्वादश भाव में सूर्य या चंद्र में हो तो जातक एक आंख का काना होगा। ये कान योग हो गया। अगर द्वादश भाव में सूर्य और चंद्र मतलब सूर्य या चंद्र दोनों में से कोई हो तो जातक एक आंख से काना होता है। द्वादश मतलब 12वें भाव में सूर्य हो तो दक्षिण नेत्र और चंद्र हो तो बाएं नेत्र से काना होता है। मतलब दोनों में से कोई हो तो काना होगा ही होगा, लेकिन उसमें अगर द्वादश भाव में सूर्य होगा तो दक्षिण नेत्र से काना होगा, अगर चंद्र में होगा तो वो बाएं नेत्र से काना होगा। ये आपको कान योग के बारे में हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो है दल योग के बारे में कि दल योग क्या है। किसी भी तीन केंद्र स्थानों में तीनों पाप ग्रह हो, जैसे रवि मंगल शनि हो तो, एवं एक भी शुभ ग्रह केंद्र में ना हो तो सर्प नामक दल योग होता है। दल योग के बारे में फिर से बता दूं, किसी भी तीन केंद्र स्थानों में तीनों पाप ग्रह जैसे रवि मंगल और शनि हो तो, एवं एक भी शुभ ग्रह ना हो तो उस जातक को सर्प नामक दल योग होता है। तथा तीनों केंद्र स्थानों में तीनों शुभ ग्रह हो तो, तीनों केंद्र स्थानों में तीनों शुभ ग्रह हो एवं एक भी पाप ग्रह केंद्र में ना हो तो भी माल नामक दल योग होता है। मतलब माला नामक दल योग होता है। तो अभी हमने आपको 2 दल योग के बारे में बताया। एक हमने आपको बताया था सर्प नामक दल योग के बारे में। उसमें ये कहा बतलाया गया था कि केंद्र स्थान में तीनों पाप ग्रह हो और एक भी शुभ ग्रह ना हो तो वो आपको सर्प नामक दल योग होता है। और दूसरा हमने आपको बताया कि केंद्र स्थान में तीनों शुभ ग्रह हो, मतलब शुभ ग्रह हो और एक भी पाप ग्रह ना हो तो उसमें माल नामक दल योग होता है। अब हम आगे बात करते हैं। ये दोनों योग दल योग कहलाते हैं। तो मैंने दोनों योग के बारे में क्रमबद्ध बताया और ये दोनों योग को हम लोग दल योग कहते हैं। सर्प नामक
दल योग में उत्पन्न दुखी और मतलब सर्प नामक योग में जातक को दुखी होता है, और माल नामक दल योग में उत्पन्न जातक खुशी हो मतलब खुश रहता है। तो ये जो मैंने आपको दोनों योग के बारे में, सर्प नामक योग अगर जातक में होता है तो वो जातक दुखी रहता है, और आपको दूसरा हमने आपको बताया था अगर माला नामक दल योग होता है तो वो जातक खुश रहता है। तो ये हमने आपको दल योग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो जो आज हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप उसका उपयोग करें और अध्ययन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।